दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गाउन के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पायल अपने पति ऋतिक के साथ अपने ससुराल में रहती थी। पूरे देश में वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। पायल का डांस क्लास और उसके पति की कमाई भी बंद हो चुकी थी। अब तो बस 1-2 महीने ही चलने लायक है हमारे पास पैसे, आगे हम क्या करेंगे? मैं किसी से उधार लेने की कोशिश करता हूँ। पायल का परिवार काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। सर पर एक के बाद एक उधार आ रहा था। घर के हालात बिगड़ रहे थे। ऋतिक, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे डांस क्लास में जितना भी सामान है, म्यूजिक सिस्टम, चेयर, टेबल, सारे बेच देती हूँ। कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। पर पायल, वो डांस क्लास तो तुम्हारा सपना था। हमारी जैसी हालत है, पता नहीं हम वापस से वो सारा सामान आने वाले समय में दोबारा जोड़ पाएंगे या नहीं। देख लेंगे जो होना होगा। अभी इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। पायल एक आखिरी बार अपने डांस क्लास जाती है। सारा सामान उसी दिन बेचकर कुछ पैसे उसे मिल जाते हैं। आंखों में आंसू लेकर एक आखिरी बार वो अपने डांस क्लास को आग भरकर देख रही होती है। तभी उसे कोने में चमकता हुआ एक कपड़ा दिखता है। तभी पायल आंसू साफ करके उस कपड़े के पास जाती है और कहती है, मैंने तो सारा सामान खाली कर दिया था, ये कहाँ से आया? पायल उसे उठाकर देखती है तो वो एक बहुत ही सुंदर सा गाउन होता है। उस गाउन के सबसे नीचे बॉटम लाइन पर छोटे से अक्षरों में पायल का नाम लिखा हुआ था। अरे, मेरा नाम? पर मैंने तो कभी ऐसा कोई गाउन नहीं बनवाया। इतना सुंदर गाउन बनवाने के लिए मेरी किस्मत कहाँ है? फिर भी एक बार पहन कर देखती हूँ। पायल तुरंत उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होकर देखती है। उस गाउन को पहनकर उसका मन किया कि वो नाचने लग जाए और फिर वो धीरे धीरे से नाचने लग जाती है। झूमते गाते वो नाच रही होती है। जैसे ही उसने गाउन को पहनकर एक गोल चक्कर लगाया, उस गाउन में से सोने के सिक्के बरसने लगे। वो सिक्कों की आवाज सुनकर अचानक से रुक गई। अरे, सोने के सिक्के इतने सारे! इतना कहकर पायल सारे सोने के सिक्के उठाकर उस गाउन को पहनकर भागती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पति और ससुर को वो सोने के सिक्के दिखाती है। पायल, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? डांस क्लास में एक गाउन रखा हुआ था जिस पर मेरा नाम लिखा था। उसे पहनकर जैसे ही मैंने एक गोल चक्कर लगाया तो उसमें से सोने के सिक्के बरसने लगे। ऋतिक बेटा, इन सारे सोने के सिक्कों को तू सोनार के पास ले जा और पता कर ये असली है या नकली। हाँ पिताजी, अभी ले जाता हूँ। ऋतिक भागता हुआ सोनार के पास सोने के सिक्के लेकर गया। पायल और उसके ससुर घर में ऋतिक का इंतजार कर रहे थे। ऋतिक वापस आया और खूब सारे पैसे लेकर आया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हमारी ऐसे समय पर मदद कर दी। अब पायल और उसका परिवार एक एक करके सारे कर्ज चुका देते हैं और उनकी सारी मुसीबतें भी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद पायल की सहेली काव्या पायल के घर आती है। वो उसके घर के बदलाव को देखते हुए अपनी सहेली पायल से पूछती है, यार पायल, पिछली बार जब मैं आई थी तो घर की हालत बहुत खराब थी। इस बार सब अचानक से बदला बदला लग रहा है। बहुत सारे नए सामान भी हैं और तुम सभी पैसों की कुछ खास चिंता नहीं कर रहे हो। तुम इस बात के बारे में किसी को बताना मत प्लीज। हमें एक जादुई गाउन मिला है। मैं उसे पहनकर जैसे ही नाचते हुए गोल चक्कर लगाती हूँ तो उसमें से सोने के सिक्के गिरते हैं। ये बात सुनकर काव्या अपनी सहेली पायल को ऐसे देख रही थी कि जैसे वो पागल हो गई हो। तभी पायल ने सोचा,
क्यों ना वो अपनी सहेली को जादुई गाउन का जादू दिखाए। तभी पायल गाउन पहनकर काव्या के सामने आती है। अब देखना तुम। पायल हर बार की तरह इस बार भी गाउन पहनकर नाचने लगती है और जैसे ही गाउन पहनकर एक चक्कर लगाती है तो उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये सब देखकर काव्या का मुंह खुला रह जाता है। काव्या अपनी सहेली पायल को एकटक देखे ही जा रही थी। क्यों, अब मान गई ना? अरे पायल, तुम लोगों की तो लॉटरी निकल गई। तुम लोगों से ज्यादा खुशनसीब तो कोई इस दुनिया में नहीं है। जब भी पैसे चाहिए तो बस नाचना शुरू कर दो। हाँ, वो तो है, पर मैंने इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है। ससुर जी कहते हैं जादुई वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। पायल, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे पास तो ये जादुई गाउन है, तो क्यों ना हमारी थोड़ी मदद कर दो प्लीज। काव्या अपनी सहेली के सामने हाथ जोड़ लेती है। तभी पायल निकले हुए सारे सोने के सिक्के अपनी सहेली काव्या को दे देती है। वो सारे सिक्के लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और काव्या वहां पहुंचकर सारे सोने के सिक्के अपनी सास के हाथ में दे देती है। ये देखकर उसकी सास दंग रह जाती है। ये कहाँ से मिले तुझे? बता, जल्दी बता। काव्या अपनी सास को वो सारी बातें बताती है। काव्या की सास जैसे ही सारी बातें सुनती है, वो काव्या पर गुस्सा करते हुए चिल्लाकर बोलती है, हे भगवान, कितनी गधी बहू मिली है मुझे। बस सोने के सिक्के उठा कर ले आई तू, पूरा का पूरा गाउन ले आती तो कभी पैसों के बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ता। पर तुझे कौन समझाए, तू जो गधी ठहरी। अपनी सास की बातें सुनकर एक शैतानी हंसी के साथ काव्या कहती है, माँ जी, आपको पता भी नहीं कि आपकी बहू कितनी शातिर है। आपको पता भी नहीं है, मैं पायल के कमरे से निकलते वक्त चुपचाप से वो गाउन भी लेकर आई हूँ। सास और बहू दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब बैठे ही बैठे उनके ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात जो होने वाली थी। काव्या झट से गाउन पहन लेती है और जोरदार डांस करके घूमने लगती है, लेकिन गाउन काव्या के शरीर पर जोरों से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर सिकुड़ने लगता है। काव्या को गाउन के सिकुड़ने की वजह से उसे सांस नहीं आती और वो तुरंत नाचना बंद कर देती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे तू रुक क्यों गई? ऐसा ही होता है इस गाउन में, थोड़ा और नाच, शायद अब सोने के सिक्के गिरने लगे। नहीं माँ जी, ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा माँ जी। तभी उसकी सास बोलती है, ला दे मुझे, देख अब मैं नाचती हूँ, तुझे तो नाचना भी नहीं आता। और मैं तो भूल ही गई थी कि तू तो गधी है और गधी ही रहेगी। काव्या की सास उस गाउन को पहनकर जोरों से नाचने लग जाती हैं। उन्हें भी घुटन महसूस होती है। गाउन धीरे धीरे उनके शरीर पर सिकुड़ रहा था, पर वो पैसों के चक्कर में अपनी जान की परवाह किए बिना नाचती ही रहती हैं। और घूमते घूमते काव्या की सास की सांस रुक जाती है और वो वहीं मर जाती है। और यहाँ पायल के परिवार को पता चल जाता है कि काव्या ने उनके घर से गाउन चुराया है। और फिर उसी दिन से काव्या अपनी सहेली और अपनी सास से हाथ धो बैठती है। सिमर की शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर मेहमानों का आना जाना बंद नहीं हो पाया। रोज रोज उसको नए नए लहंगे पहनकर सज धज कर बैठना पड़ता था। हालांकि सिमर को लहंगे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता था। तभी सिमर की सासू माँ बोलती है, अरे सिमर बहू, आज कोई भारी सा लहंगा पहन लेना,
क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दादा ससुर देखने आ रहे हैं। ठीक है बहू। सासू माँ, दादा ससुर मुझे देखने आ रही हैं या मेरे लहंगों को? मुझसे अब और लहंगे पहने नहीं जाते। अरे बहू, ऐसा मत बोलो। अगर तुमने लहंगा नहीं पहना तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम्हारे दादा ससुर के सामने मेरी खूब बदनामी होगी। ये सुनकर सिमर गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और वो अपनी दादी माँ का दिया हुआ लहंगा, जो कि बहुत भारी होता है, वो निकालती है और वो उस लहंगे को पहन लेती है। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी सासू माँ की होती है। अरे बहू, जल्दी से बाहर आकर देख तो, तेरे दादा ससुर आ गए हैं। सिमर जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है और वहीं पास में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन सिमर वहाँ किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके दादा ससुर बोलते हैं, अरे तेरी बहू कहाँ चली गई है? कितनी देर में आएगी? बैठे बैठे मेरी पीठ में दर्द होने लगा है, थोड़ा जल्दी बुला बहू। अरे पापा जी, नई नई लड़कियां है ना, तैयार होने में थोड़ा समय ले रही होगी, बस आने ही वाली होगी। सिमर वहीं खड़ी थी, लेकिन दोनों में से किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो अपने आप से बोलती है, लगता है इनका बुढ़ापा आने के साथ साथ इनका स्क्रू भी ढीला हो गया है। मैं यहीं पर तो खड़ी हूँ और इन दोनों को दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। सिमर ऐसा बोलकर खूब जोर जोर से हंसने लगती है। अरे सिमर बहू, मेरी जान लेकर ही मानेगी क्या? ऐसा भी क्या तैयार हो रही है तू? इसको भी आज ही ये सब करना था, जब मेरी इज्जत दांव पर लगी हो। अब तो सिमर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी, वो नॉन स्टॉप हंसी ही जा रही थी। सिमर उन दोनों की आंखों के सामने ही खड़ी थी, पर वो दोनों उसे देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर सिमर अपने मन में सोचने लगी, अरे अगर मैं इनको दिखाई नहीं दे रही तो ये कमाल हुआ कैसे? उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और फिर सिमर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे के आईने के सामने जाती है, फिर वो चीखते हुए कहती है, अरे ये क्या? मैं खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही। क्या यहाँ कोई भूत है या मैं ही भूत बन गई हूँ? फिर सिमर जल्दी जल्दी वो लहंगा बदल लेती है। सिमर जैसे ही लहंगा बदलती है, वो खुद को आईने में देख पाती है। ओह माय गॉड, ये कैसा मैजिक है? मेरी दादी के दिए हुए लहंगे में ये कैसा जादू है, जिसे पहनने से मैं अदृश्य हो जाती हूँ। अरे वाह भगवान जी, मुझे तो लग रहा है जैसे तुमने मेरे हाथ में जादू की छड़ी ही दे दी हो। एक दिन सिमर की सास और उसकी नंद सिमर के बारे में बुराई करते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर सिमर अपनी दादी की दी हुई वही साड़ी पहनकर आती है और उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया आजकल, उनके बनाए हुए खाने में स्वाद ही नहीं आता। और पता है, मैंने कल उनसे कहा पकौड़े बनाने को और उन्होंने साफ मना कर दिया। अरे दिन भर तो वो अपने मेकअप में लगी रहती है, खाने में कहाँ से उसका ध्यान आएगा भला। भैया ने भी उसे ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, देखा नहीं कितना उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं। सिमर ये सारी बातें सुन रही थी और वो अपने आप से बोलती है, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें होती हैं, अभी मजा चखाती हूँ इन दोनों को। सिमर अपने कमरे में जाकर खिड़की खोल देती है, जहाँ से बहुत तेज हवा अंदर आने लगती है। तेज हवा के कारण सिमर के पति प्रेम की फाइल यहाँ वहाँ फैल जाती है, जिसे देखकर प्रेम बहुत गुस्सा करने लगता है। अरे माँ, आप लोग ये क्या कर रही हो? पूरी फाइल आप लोगों ने मेरी हवा में फैला दी। आज ही मेरी मीटिंग है, अब मैं इतनी जल्दी सब कुछ कैसे अरेंज करूँगा? पता नहीं कागज कहाँ कहाँ उड़कर चले गए।
हे राम, हे भगवान, अभी अगर यहाँ सिमर होती तो मेरी मदद कर देती। लेकिन भैया, हमें नहीं पता खिड़की किसने खोली। हम दोनों तो यहाँ कब से बैठे हुए थे। अब तुम दोनों चुप ही रहो, मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये सब देखकर सिमर खूब जोर जोर से हंसती है और अपने आप से बोलती है हाय, आज तो इन्होंने मेरा दिल ही जीत लिया और इन दोनों को अच्छा सबक भी मिल गया। अब सिमर को हथियार मिल गया था। जब भी उसको मजा करने का मन करता तो वो वही लहंगे को पहनकर घर में कुछ भी उथल पुथल करने लगती। तभी एक दिन उसकी सास खुद के लिए किचन में सूप बना रही थी। तभी वहाँ सिमर जादुई लहंगा पहनकर पहुँच जाती है। अच्छा हुआ बहू सो रही है, अब मैं खुद के लिए स्वादिष्ट सूप बनाऊंगी। अच्छा जी, इन सासू माँ को तो देखो, अभी सुबह तक तो इनके हाथों में बड़ा दर्द हो रहा था और अब चुपके सूप बना रही हैं। अरे जल्दी जल्दी ये वेजिटेबल्स काट कर डाल देती हूँ, वरना ये बहू जग गई ना तो 10 सवाल करेगी। सिमर हंसते हुए बोलती है डालिए डालिए, मैं भी एक मजेदार इंग्रेडिएंट डाल दूंगी और वो है लाल मिर्च। अब सिमर सासू माँ के बन रहे सूप में खूब सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिसका पता सासू माँ को नहीं चलता, क्योंकि सिमर ने तो जादुई लहंगा पहना होता है। थोड़ी देर में सूप बनकर तैयार हो जाता है। सासू माँ सूप लेकर टेबल पर बैठती हैं खाने के लिए। अरे वाह, मेरा तो स्वादिष्ट सूप बनकर तैयार हो गया। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। जैसे ही सासू माँ सूप पीने के लिए पहला चम्मच मुंह में डालती हैं, सास का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उतने ही देर में सिमर भी दूसरा लहंगा पहनकर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सासू माँ? अरे आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने 10 दिनों का पूरा खाना खा लिया हो, और ये आपने सूप कब बना लिया? अरे सिमर बहू, तुम कहाँ से आ गई? सिमर हंसते हुए बोलती है अरे वाह सासू माँ, आपने तो बड़ा स्वादिष्ट सूप बनाया है। लगता है मैंने बीच में आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया। पीजिए पीजिए, मजे कीजिए। सिमर की बात सुनकर सासू माँ अपने मन में बोलती हैं, अरे कैसे पीऊं समझ ही नहीं आ रहा। मैंने इसमें नमक की जगह इतनी लाल मिर्च कैसे मिला दी? अब तो बहू के सामने अपनी इज्जत रखनी ही होगी। हाय, बहुत तीखा है, मेरी तो जीभ ही जल रही है। और इधर सिमर अपने मन में सोचती है, बड़ा उस दिन दोनों माँ बेटी मिलकर कह रही थी ना कि मैं खाना स्वादिष्ट नहीं बनाती। अब सासू माँ को पता चल रहा होगा कि वो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मजा आ रहा है ना सासू माँ सूप पीने में? ना चाहते हुए भी सासू माँ को वो सारा सूप अपनी बहू के सामने पीना ही पड़ता है। इस बात का मजा सिमर उनके सामने बैठ कर लेती है और मन ही मन अपनी दादी माँ का धन्यवाद करती है। और यहाँ उसकी सासू माँ पूरे दिन ये सोचती हैं कि उसने सूप में लाल मिर्च डाला तो डाला कैसे। वो 3-4 बार किचन में जाकर चेक करती हैं कि उसने नमक का ही डब्बा ध्यान से उठाया था या नहीं। फिर सूप में लाल मिर्च आया कहाँ से? लाख कोशिश के बाद भी उसकी सास को कुछ भी पता नहीं चलता कि सूप में लाल मिर्च कहाँ से आया। और इधर सिमर अपने जादुई लहंगे की मदद से अपना खुशहाल जीवन जीने लगती है। जौनपुर नामक गांव में प्राची अपनी माँ नीता, पिता मनोज के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका परिवार काफी गरीब था। मनोज मजदूरी का काम करता था और मजदूरी करके उसे जितने भी पैसे मिलते, उसी से मनोज का घर चलता था।
प्राची अपने घर की आर्थिक स्थिति जानती थी, जिस वजह से उसने आज तक अपने माता पिता से फालतू की चीजें नहीं मांगी और कभी भी फालतू खर्च नहीं किए, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा से ही उसे अच्छे संस्कार दिए थे। प्राची स्वभाव से काफी अच्छी थी, जो कि अपने माता पिता के कहे हुए हर काम को करती थी। वो अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज की जिद नहीं करती। एक दिन उसके घर में एक भिखारिन आती है और कहती है, बेटी कुछ खाने को दे दे, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। जब प्राची को उनकी आवाज सुनाई देती है, वो अपनी रसोई में जाकर देखती है कि खाना है या नहीं। फिर वो देखती है कि घर में सिर्फ उसी के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे वो सारा खाना उस भिखारिन को दे देती है। तेरा धन्यवाद बेटी, भगवान तुझे आशीर्वाद दे और तेरा भला हो। इसके बाद वो भिखारिन खाना खाकर खुशी खुशी चली जाती है। उन्होंने तो खाना खा लिया, पर अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, शाम को वैसे भी खाना बनेगा, तब खा लूंगी। उनका पेट भर जाना चाहिए और उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद भी दिया है। तो इसी तरह प्राची अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा करती थी और सभी लोगों की मदद करती थी और किसी तरह प्राची की जिंदगी गुजर रही थी। प्राची को भी और बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। वो भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पैसे न होने के कारण प्राची स्कूल भी नहीं जाती थी। और जब भी प्राची ये बात अपने माता या पिता को बताती, तो वो कहते, बेटी तू तो जानती है ना हमारे घर की स्थिति कैसी है। बड़ी मुश्किल से तो हमारा गुजारा हो रहा है। किसी तरह 2 समय का खाना खा रहे हैं। पर माँ, आपको तो पता है ना मुझे पढ़ाई लिखाई करने का कितना शौक है। जानती हूँ मैं, लेकिन कहाँ से हम तेरे स्कूल के पैसे भरेंगे? काश हम भी थोड़े अमीर होते तो हम तुझे स्कूल भेज पाते, समय पर खाना तो खा पाते। अच्छा तो कोई बात नहीं माँ, ये सब सोचकर आप अपना मन उदास मत करो। क्या हुआ अगर मैं स्कूल नहीं जा सकी? माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज है क्या? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। हमारा तो नहीं, लेकिन भगवान करे तेरा जीवन खुशी खुशी बीते। और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और अब वो इतने करीब हो चुके थे कि अब उन्हें खाना ही नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी प्राची को कभी भी भूखा पेट नहीं सोने देते। भले ही मीता और मनोज भूखे सो जाते, लेकिन वो प्राची को हमेशा पेट भरकर खाना खिलाकर सुलाते। लेकिन एक दिन मनोज को अपनी तबीयत बहुत खराब लगती है, इसलिए वो अपने मालिक से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। अरे नीता, देखो जरा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे जरा दवाई दे दो। लेकिन दवाई तो खत्म हो गई है, आपको बाहर जाकर दवाई लानी पड़ेगी। लेकिन दवाई लाने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उसकी तो मैं कल सब्जी ले आया था। पापा, आप चिंता मत करिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कैसे बेटा?
मैं कैसे ठीक होऊंगा? जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगा तब तक मैं कैसे ठीक होऊंगा बेटा? और उस दिन से मनोज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और अब तो अपने माता पिता के साथ साथ प्राची को भी भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता, क्योंकि अब उनके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और पैसे ना होने के कारण एक दिन अचानक से मनोज की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती हैं, लेकिन अब क्या करती? उनके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना तो दवाई लाने के लिए और ना ही तो खाने के लिए। और जिस वजह से मनोज की मृत्यु हो गई, दोनों माँ बेटी रो पिट कर रह गई। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम उनके बिना कैसे रहेंगे। बेटी, अब घर में पैसे भी नहीं थे और ना तो दवाई थी जो कि मैं तेरे पिता को देती। अब हम भी क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया। अब पता नहीं हम दोनों का गुजारा कैसे होगा। मनोज के गुजर जाने के बाद अब नीता बस यही सोच रही थी कि वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा कैसे करे। उनके पास बस एक छोटा सा घर था जिसको नीता ने बेच दिया था, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ सके। और अब वो किराए के घर में रहने लगे। अपने पिता के गुजर जाने के बाद प्राची ने काम करने का ठान लिया और वो लकड़ी बेचने का काम करने लगी। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती और लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचने के लिए जाती और उन्हें बेचकर जो भी पैसे आते उन्हीं से प्राची अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। प्राची नहीं चाहती थी कि वो इस उम्र में अपनी माँ से कोई भी काम कराए, इसलिए उसने खुद ही काम करने का ठान लिया। नीता अपनी बेटी के इस स्वभाव से बहुत खुश थी। आसपास की कई लड़कियाँ प्राची को बहुत ताने मारती कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और अब वो लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा कर रही है। लेकिन प्राची को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही होती है। लकड़ियाँ काट कर वो लौट रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से एक तेज रोशनी दिखती है। वो वहाँ पर जाती है कि तभी एक गाउन की दुनिया में पहुँच जाती है। गाउन की दुनिया में जाते ही प्राची को एक परी मिलती है, जो कि प्राची के पास आकर कहती है, हमारी मदद करो, लेकिन आपको क्या हुआ? बहुत साल पहले हमें एक बुरी परी ने श्राप दिया था ताकि हम मर जाएं और हमारी सारी शक्तियाँ बुरी परी को मिल जाए। यहाँ की रानी परी उस श्राप को हटा तो नहीं पाई, लेकिन उस श्राप को उन्होंने कम कर दिया। यहाँ की सारी परियां एक गाउन में बदल गयी और रानी परी ने ये भी कहा था कि 100 साल बाद यहाँ पर कोई आएगा और वही हमें इस श्राप से मुक्त करेगा। और मुझे लगता है तुम ही हो जो हमें श्राप से मुक्त करोगी। तुम रानी परी के कमरे में जाओ और वहाँ रानी परी की जादुई छड़ी ले लेना और उससे तुम हमें ठीक कर सकती हो। ठीक है परी, मैं अभी वो जादुई छड़ी लेकर आती हूँ। जिसके बाद परी प्राची को बताती है कि रानी परी का कमरा कहाँ पर है। प्राची जाती है और रानी परी का जादुई छड़ी ले लेती है।
और फिर वो उस छड़ी से उस श्राप को हटा देती है और सभी पहले की तरह परियों में बदल जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें पहले जैसा कर दिया। पर तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे यहाँ का रास्ता किसी ने नहीं बताया। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और हम बहुत गरीब हैं और मैं लकड़ियाँ बेचकर ही अपने घर का गुजारा करती हूँ। मेरी एक माँ भी है, पर उनसे इस उम्र में काम करवाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने खुद ही काम करने का फैसला किया। और आज मैं जब लकड़ियाँ लेने आई तो मुझे एक अलग सी रोशनी दिखाई दी और मैं आ गई। भगवान ने ही तुम्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा है। तुम्हारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर तुम उदास मत हो। ये लो जादुई गाउन, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम इससे अपने लिए एक अच्छा और बड़ा घर मांग सकती हो। तुम्हें फिर बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और तुम खुशी से रहोगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम सभी की मदद करती हो और उसी का फल मैं तुम्हें दे रही हूँ। आप मेरी मदद कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ, अब तुम जाओ और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करना। जिसके बाद प्राची जादुई गाउन लेकर घर पर लौट जाती है और वहाँ सारी परियां उस बुरी परी के पास जाती हैं और उस बुरी परी के पास जाकर कहती हैं, अब तुम्हारी शक्तियाँ हमारे सामने काम नहीं करेंगी। अरे, मेरा श्राप किसने तोड़ा? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरा श्राप तोड़ा? भले ही तुम शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान हमेशा अच्छाई की मदद करता है और जो तुमने हमारे साथ किया है, हम नहीं चाहते कि तुम वो किसी और के साथ करो, इसलिए हम तुम्हें कैद करने आए हैं। क्या कहा? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे कैद करे। जिसके बाद सारी परियां अपनी शक्तियों से मौका देखकर उस बुरी परी को कैद कर लेती हैं। तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था ना? लेकिन शायद तुम्हारा घमंड टूट चुका होगा। तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ होगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं अपना बदला लूंगी। हाँ, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे बदला लेती हो। कभी ना कभी तो मैं आजाद होऊंगी ना, तब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। जिसके बाद सारी परियां बुरी परी को नष्ट कर देती हैं और वो बुरी परी वहीं जलकर राख हो जाती है। ये बुरी परी का अंत उस अच्छी लड़की की वजह से ही हो पाया है। अगर आज वो ना होती तो शायद हम इस बुरी परी को नष्ट ना कर पाते। तुम जहाँ कहीं भी हो, हम तुम्हें फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं। और यहाँ प्राची घर जाकर अपनी माँ नीता को सारी बात बता देती है। ये जानकर नीता भी बहुत खुश होती है। चलो, किसी ने तो हमारी मदद की। हाँ माँ, अब मुझे भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं भी लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊंगी। इसके बाद प्राची उस जादुई गाउन से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है और अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो चीज तुरंत ही उसके पास आ भी जाती है और वो भी फिर से उन परी को धन्यवाद करती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और उस दिन से वो दोनों उस जादुई गाउन के साथ
खुशी से रहने लगती हैं। सोलापुर गांव में सोनिया अपनी सौतेली माँ रीमा के साथ रहती थी। रीमा बहुत ही मक्कार और मतलबी औरत थी। वो सोनिया से सारा दिन घर का काम करवाती रहती थी और रात को उसे बचा हुआ रूखा सूखा खाने को दे देती थी। इसी तरह दुखों से भरी जिंदगी उसकी कट रही थी। एक दिन सोनिया की सहेली श्वेता की शादी थी, लेकिन उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं थे। इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं हैं। जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने कपड़े हैं। कृपया मुझे श्वेता की शादी में पहनने के लिए एक सस्ता सा लहंगा दिला दीजिए ना माँ। क्या कहा तूने? तुझ भिखारन को भी नए कपड़े चाहिए? अरे तेरा बाप मेरे पास कोई खजाना नहीं छोड़ कर गया है जो मैं तेरी इन फरमाइशों को पूरा करती फिरूं। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का काम कर, वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। सोनिया उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। वो अपना एक पुराना फटा हुआ लहंगा किसी तरह से सिलकर उसे अच्छे से धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देती है, ताकि वो उसे पहनकर श्वेता की शादी में जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए बाहर लहंगा देखने जाती है तो वहाँ लहंगा नहीं होता है और वो निराश मन से अपने उसी मैले कुचले कपड़े में श्वेता की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग सोनिया को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर सोनिया बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। भगवान जी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे माँ बाबा को क्यों छीन लिया? मेरे माँ बाबा को वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। घर का सारा काम कराने के बावजूद भी वो मुझे खाने को भी नहीं देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर मुझे बहुत मारती है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं भगवान जी? ये कहकर सोनिया रो रही थी। तभी उधर से राशि परी गुजर रही थी। राशि परी को सोनिया पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और वो उससे बोलती है, सोनिया रोते नहीं, मैं राशि परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई सोने का गाउन है और ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। सोनिया खुशी खुशी परी का जादुई सोने का गाउन लेकर परी का धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर उस सोने के गाउन को छुपाकर रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है, अरे करमजली, कहाँ थी इतने देर से? तुझे दिखाई नहीं देता? घर में इतना काम पड़ा है और महारानी घर से गायब है। माँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि आज मेरी सहेली की शादी थी, तो उसी में थोड़ा समय लग गया। इतनी देर लगती है? मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, तुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं है। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ो माँ, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ माँ। और फिर सोनिया रोते हुए खाना बनाने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वहाँ पहले से ही गर्मा गर्म खाना बना हुआ रखा था। ये देखकर सोनिया दंग रह गई। अरे खाना पहले से ही बना हुआ है। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर जादुई सोने का गाउन प्रकट होता है। ये चमत्कार तो मैंने किया है सोनिया। अब जाओ, यही खाना अपनी माँ को खिलाओ और फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ।
सोनिया प्लेट में खाना परोसकर अपनी माँ को खाना देने गई। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना कर ले आई, क्या बात है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लगता है ये उसी का असर है, इसीलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया है। चल खाना यहाँ पर रख दे और निकल जा यहाँ से, और अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। सोनिया वहाँ से चली जाती है और रीमा खाना खाने लगती है। रीमा के खाना खाने के कुछ देर बाद रीमा के पेट में अचानक बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो बार बार बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। हाय मैं मर गई, हाय मेरा पेट, सत्यानाश उस करमचली का, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी रात रीमा का बाथरूम में उल्टी करते हुए बीतता है। फिर अगले दिन, अरे ओ करमचली कहाँ है, इधर आ, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? सच सच बता, कल मेरे खाने में क्या मिला कर दिया था? कल पूरी रात में उल्टी से परेशान रही। माँ मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था। तू ऐसे सच नहीं बोलेगी, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने के लिए एक डंडा उठाती है। तभी अचानक वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। ये देखकर रीमा घबरा जाती है। अरे ये डंडा अचानक माला में कैसे बदल गया? लगता है ये मनहूस कोई जादू टोना सीख कर आई है। मुझे अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, इसको तो मैं बाद में देखती हूँ। फिर रीमा वहाँ से डरकर भाग जाती है। अपनी सौतेली माँ को डरकर भागते हुए सोनिया समझ जाती है कि हो न हो ये सब सोने के गाउन की वजह से ही हो रहा है। सोनिया अपने जादुई गाउन का धन्यवाद करते हुए बोली, हे जादुई गाउन, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरी सौतेली माँ मेरा क्या हाल करती। तुम चिंता मत करो सोनिया, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सोनिया, तुमने मुझसे अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बताओ सोनिया, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकते हो? और मैंने बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे मेरे पसंद का खाना दे सकते हो? बस इतनी सी बात। सोनिया के इतना कहते ही सोने का गाउन सोनिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े दे देता है और उसके बाद सोनिया के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने भी प्रकट करता है। अपने लिए इतने सारे नए नए कपड़े और खाना देखकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और उन कपड़ों को छुपाकर अलमारी में रख देती है और फिर भरपेट अपना मनपसंद खाना खाती है। अगले दिन सोनिया खुशी खुशी नहाकर नए कपड़े पहनकर अपने जादुई गाउन की मदद से जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जब रीमा ने सोनिया को नए कपड़ों में देखा तो वो मन ही मन बोली, ये मनहूस आजकल इतनी ज्यादा खुश कैसे रह रही है और उसके पास ये नए नए सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो छुपकर उस जादुई सोने के गाउन के बारे में पता लगा लेती है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने के गाउन की वजह से हो रहा है। फिर तो ये जादुई सोने का गाउन मेरे पास होना चाहिए। रात को सोनिया के सो जाने के बाद रीमा चुपके से सोनिया के कमरे में जाकर उस जादुई गाउन को चुराकर अपने कमरे में ले आती है और बोलती है, अब मैं भी इस जादुई गाउन की वजह से दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। हे जादुई सोने के गाउन, चल मुझे भी खूब सारे पैसे और सोने चांदी दे। तभी गाउन में से सोने चांदी की जगह आग के गोले निकलने लगे। ये देखकर रीमा अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागती है, लेकिन आग उसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आग के गोले मुझे मार डालेंगे। अरे रुक जाओ, कोई तो रोको इस आग को।
लेकिन तब तक आग की लपेट रीमा के कपड़ों में लग जाती है और रीमा अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था और वो उसी नदी में डूबकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने जादुई सोने के गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में करीना नाम की एक औरत रहती थी। करीना की 2 बेटियां थी, एक का नाम महक और दूसरी का नाम खुशी था। उसकी एक जेठानी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अंजलि का एक बेटा था जिसका नाम विवेक था। करीना और अंजलि दोनों के पति मिलकर शहर में एक बिजनेस करते थे। मुझे ये करीना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे पाऊं मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी के 2 आधे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। घर के बाहर महक और खुशी खेल रही थी। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है और दोनों लड़कियों को मारने लगता है। दोनों लड़कियाँ भी विवेक को बदले में मारने लग जाती हैं। मम्मा बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही हैं। विवेक की ये बात सुनकर अंजलि गुस्से में घर से बाहर आती है। अंजलि दोनों लड़कियों को चाटे मारने लगती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को हाथ लगाओगी? आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसी ही बेटियां हैं। तभी वहाँ पर करीना आ जाती है। माँ देखो, बड़ी माँ हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। आपको इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। ये तो बच्चे हैं। ये मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं? दोनों मेरे बेटे को मिलकर मार रही थी। अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर। सारे दिन बस मेकअप ही लगाती रहती है। इतना कहकर गुस्से में अंजलि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। आजकल दीदी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को अंजलि का पति घर पर आता है। करीना उसे सारी बातें बताती है। अरे करीना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही अंजलि से बात करता हूँ। वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है। अंजलि, तुम्हें आज इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था और तुम करीना से भी बहस करती हो। अरे आप तो चुप ही रहो। आप तो बिल्कुल करीना के चमचे ही हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है बहुत है। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर अंजलि का पति गुस्सा हो जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जा यहाँ से, जाकर इसे ठीक करवा। गुस्से में उसका पति वहाँ से चला जाता है। अब अंजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस करीना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। आज इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे करीना, चलो थोड़ी देर कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी बहुत काम है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना करीना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम तो कभी भी मेरे साथ कहीं चलती ही नहीं हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती।
अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती हैं। अंजलि करीना को काली पहाड़ियों पर ले जाती है। करीना, आज मेरा पहाड़ियों पर घूमने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि करीना को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही करीना को धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। बाय बाय करीना, अब तू मेरे रास्ते में दोबारा कभी नहीं आएगी। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तो अब देख, उन दोनों को तो मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी, घर का सारा काम करवाऊंगी उनसे। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद घर में बच्चे आ जाते हैं। अरे बड़ी माँ, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मुझे क्या पता, तेरी माँ को क्या मैं जेब में रखकर घूमती हूँ? ढूंढ ले खुद, यही कहीं होंगी। दोनों बहनें सारे घर में अपनी माँ को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें करीना कहीं नहीं मिलती। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन करीना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करके रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आती है। ये क्या रोना पीटना मचा रखा है तुमने? उठो जल्दी, घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। माँ कहाँ है बड़ी माँ? 2 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नहीं नजर आ रही। नहीं नहीं, माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप झूठ बोल रही हो, आप बहुत गंदी हो बड़ी माँ। खुशी की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुशी की पिटाई करने लगती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो छोटी है, उसे छोड़ दीजिए। तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ यहाँ से, घर के काम में लग जाओ, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी अब। लेकिन बड़ी माँ, हमें तो कोई काम करना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो, जब तक काम नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लग जाती हैं। उसकी बड़ी माँ उन दोनों को बदले में बहुत मारती थी और स्कूल भी नहीं जाने देती थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई अपने घर लौटते हैं। अरे देवर जी, कई दिनों से करीना का कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ये नोट लिख कर गई थी वो। अंजलि का पति राहुल वो नोट पढ़ता है। अरे इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। करीना ऐसा कैसे कर सकती है? जरूर करीना कहीं गुम हो गई है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये लेटर करीना ने ही लिखा है। हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है। रोहित ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने शहर लौट जाता है। और अंजलि दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन दोनों बहनें रोते रोते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, कहाँ हो आप माँ? वापस आ जाओ माँ, हम नहीं रह सकते आपके बिना। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ बेटा। अपनी माँ को अपने सामने देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये देखो माँ, बड़ी माँ ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ माँ, हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में हमें बहुत मारती हैं। मुझे सब पता है बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
करीना अपने जादू से अपनी छोटी और बड़ी बेटी के लिए 2 छोटे और बड़े गाउन प्रकट करती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई गाउन हैं। तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? करीना अपनी बेटियों को वो सारी बातें बताती है। बेटा, ये दोनों जादुई गाउन उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों लड़कियाँ जल्दी से वो गाउन पहन लेती हैं और फटाफट अपने घर पहुंच जाती हैं। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लेकर आ रही हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हे जादुई गाउन, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा जी के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही उसकी बड़ी माँ उसकी माँ की मृत्यु की सारी बातें खुद ब खुद बताने लगती हैं और ये सारी बातें राहुल और रोहित सुन लेते हैं। तभी वो पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और पुलिस अंजलि को अपने साथ जेल ले जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने परिवार और जादुई गाउन के साथ अब खुशी खुशी रहने लगी थी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।